गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज है हमारा पेनेशिया 40 डे स्ट्रैटेजी का डे 21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कोट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज डू इट नाउ समटाइम लेटर बिकम्स नेवर। और इसका मीनिंग आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो अगर सोचा है तो अभी कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में करेंगे तो वो कभी आए ही ना। तो यही है कि डू इट नाउ समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। तो चलिए इसी के साथ हमारी जो आज की स्ट्रेटजी है वो स्टार्ट करते हैं। यस, तो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहले मैं आपसे कहूंगी कि क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़ें, उससे ही आप लोगों को जो है क्वेश्चन के पढ़ने के बाद मैं ऑप्शंस दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन आपके सामने है ये: इन द लिटरेचर ऑफ रोमांटिसिज्म देयर वाज अ वाइड स्प्रेड फ्रस्ट्रेशन with visions experienced in dreams, in nightmares, and other altered states. The following list contains poems which illustrate this theme. With one exception, identify the exception. पहले आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप लोग इसके ऑप्शन को देखिएगा कि रोमांटिक लिटरेचर जो है उसमें वाइड स्प्रेड फ्रस्ट्रेशन। आज आपको कुछ शुरू के क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे। तो पहले ये देखिए कि रोमांटिक जो लिटरेचर है उसमें वाइड स्प्रेड फ्रस्ट्रेशन दिखाया है। फ्रस्ट्रेशन किस चीज का है? कि जो बैक टू नेचर या एस्केपिज्म का। विजन्स एक्सपीरियंस्ड इन ड्रीम्स, यानी कि जो मोस्टली जो पोएम्स हैं वो फ्रेगमेंटेड या ड्रीम्स के बारे में है, नाइटमेयर्स और अदर ऑल्टर्ड स्टेट्स। द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन्स पोएम्स, इनमें से जो ये लिस्ट है ये कुछ ऐसी पोएम्स के बारे में बता रही है जो यही फ्रेगमेंटेड विजन एंड ऑल दैट के बारे में बताता है। इनमें से एक पोएम है जो अलग है, वो कौन सी है? पहली है कुबला खान कॉलरिज की, जो एक फ्रेगमेंट है, ड्रीम पे आधारित है। दूसरी है कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर, ये भी एक फ्रस्ट्रेशन वाला है। द रूइंड कॉटेज एंड द फॉल ऑफ हाइपीरियन। तो इसका जो सही आंसर है वो है, दैट इज द रूइंड कॉटेज। रूइंड कॉटेज विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है, रूइंड कॉटेज। और जो रूइंड कॉटेज ये पोयम है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये पोयम क्या है, किस चीज के है। आज मुझे लग रहा है मेरे माइक्स पे ना कुछ ऐसी ग्रह ही आ रही है, नीचे लगा रही हूँ तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। रूइन कॉटेज जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पेस्टोरल नैरेटिव पोयम है। अब आप देख सकते हैं कितना मुश्किल है माइक को ऐसा हाथ में पकड़ के बोलना, मगर कल ये माइक खरीदा मैंने और आज इसमें आवाज कम आ रही है, कल ठीक आ रही थी। अब अगर मैं इस आवाज कम में बोलती तो अभी रहता मैडम आवाज नहीं आ रही है मैडम, तो मैंने कहा भैया माइक को हाथ में पकड़ कर ही पढ़ा लूं। रूइंड कॉटेज जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है, ये एक पेस्टोरल नैरेटिव पोयम है। सबसे पहली बात, ये एक पेस्टोरल नैरेटिव पोयम है और इसमें उन्होंने बताया डिक्लाइन ऑफ रूरल फैमिली ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो मार्गरेट है। तो ये एक नैरेटिव पेस्टोरल पोयम है। मार्गरेट जिसका हस्बैंड जो है वॉर पे चला जाता है, ही नेवर कम्स बैक, एंड इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ रूरल फैमिली जो कि बर्बाद हो जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। सो द आंसर इज सी। अगर आपका भी यही आंसर है तो बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 2, विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी। हार्डी के ऊपर विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत गहरा प्रभाव था। इवन हार्डी ने यह भी कहा है कि एक पर्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी पोएम है? माइकल, टिंटन एबे, द इडियट बॉय एंड लीच गैदरर। तो फिर दोबारा से क्वेश्चन को एक बार दोबारा से भी देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को आसानी रहे कि भाई हार्डी ने किस पोएम को कहा है कि बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। और मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, तो मैं वेट कर रही हूं।
और कल एक क्वेश्चन आया था तो उसका मुझे जवाब भी देना है, तो मैं जरा क्वेश्चन का अपना जो है पहले इस सेशन को खत्म कर लूं, फिर आगे बताती हूँ। And the answer is the leech gatherer. That is the leech gatherer. ठीक है. Now the next question is identify the sonnet upon sonnet by William Wordsworth. London 1802 मत लगा देना. The sonnet upon sonnet by William Wordsworth. London 1802. The world is too much with us. Friend, I know not which way. Nuns fret not. Sonnet upon sonnet का जो आंसर है, sonnet upon sonnet है, that is nuns fret not. The answer is nuns fret not. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है. स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स आवर मिडलिंग इंटेलेक्ट misshapes the beauteous forms of things we murder to dissect. वर्ड्सवर्थ. ये वर्ड्सवर्थ का कोट है. स्वीट इज द लोर, ये वो कहानी बड़ी अच्छी होती है जो नेचर हमें सुनाती है, लेकिन जो हमारा इंटेलेक्ट, हमारा जो दिमाग होता है, वो क्या करता है कि मिस शेप, वो चीजों को तोड़ता है, मरोड़ता है. एक तरीके से हम चीजों में रीजन लगाने में हम चीजों की खूबसूरती को मर्डर कर देते हैं. तो इस ये जो बात कही गई है, ये इनमें से किस लाइन में जो है वो समराइज होती है. ये क्वेश्चंस आप ये मत सोचिएगा कि अदर वर्ल्ड से मैं लेकर आई हूँ. ये क्वेश्चंस जो है वो लेवल अच्छा है, थोड़ा अच्छा लेवल कर दिया है, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो 2021 जैसे ही आ सकते हैं. क्वेश्चंस का लेवल 2016 वाला भी हो सकता है. 16 का लेवल इसी तरीके का था, तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस रखे हैं. और आप लोगों को मैं एक चीज ये बताती हूँ कि मेरे चैनल पे अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो वो चीज थोड़ा सा तो हटके करना पड़ता है, तभी तो आप भीड़ में से हटके दिखते हैं. Nature is incomplete without a human. Human endeavors will succeed only if the laws of nature are taken into account. Nature yields a pleasure superior to that derived from intrusive human inquiry. The flaws inherent in human nature are also evident in the natural world. तो ये जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि nature yields a pleasure superior to that derived from, कि नेचर के जो प्लेजर होते हैं वो कहीं बेहतर होते हैं इंटेलेक्ट लगाने वालों से. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. A.R. Emmons parodies a famous poem in his Swoggled. I would rather be suckled by an outworn pagan than get my horn wreathed in an old Triton. अब आप लोगों ने अगर ये पैरोडी करी है, एक फेमस पोएम को उन्होंने अपनी स्वॉगल्ड पोएम में पैरोडी किया है. तो आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है. A.R. Emmons parodies a famous poem in his Swoggled. तो स्वॉगल्ड पोएम में उन्होंने कौन सी पोएम को, वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम को पैरोडी करा है, और ये लाइन पढ़कर आप समझ गए होंगे, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. तो जिसमें वो बोलते हैं आई वुड रादर बी अ पैगन. द आंसर इज सी. What mockery this of history, the past and that to come. Now do I feel how all men are deceived. Reading of nations and their in faith faith given to vanity and emptiness. तो आप पहले ये देखिए कि what a mockery, कैसे इतिहास का मजाक बनाया जा रहा है. Now do I feel how all men are, कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है. रीडिंग ऑफ नेशंस को पढ़ते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं. विश्वास इंसान को क्या देता है, मूर्खता और खालीपन. ये प्रिल्यूड की कौन सी बुक का लाइंस हैं. बुक 9 रेजिडेंस इन फ्रांस, बुक 7 रेजिडेंस इन लंदन, बुक 3 रेजिडेंस इन कैम्ब्रिज, बुक 4 समर वेकेशंस. ये प्रिल्यूड की बुक्स का नाम है. एंड द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज बुक 9. बुक 9 रेजिडेंस इन फ्रांस.
In book 5th of Prelude, Wordsworth dreams of an Arab in the desert after reading which great work? Cervantes' Don Quixote, Coleridge's Rime of the Ancient Mariner, यूक्लिड्स एलिमेंट्स या शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट. अब अगर आपने वर्ड्सवर्थ एक अरब, ये क्वेश्चन भी एक मतलब पढ़ा हुआ क्वेश्चन है और आप लोगों ने इसको पढ़ भी रखा होगा और सही आंसर लगा है इसमें सर्वांटीज के डॉन क्विक्सोट को पढ़कर जो है जो वर्ड्सवर्थ ड्रीम्स ऑफ एन अरब. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रामर के हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पियन? अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, अ नेवल रैंक, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज या कैसल कीप. देखिए फटाफट, ये पियन आप लोगों ने सुन भी रखा होगा और मुझे यहाँ पर वैसे तो इसके बारे में मतलब मैं थोड़ा चुप हो जाती हूँ. जल्दी जल्दी बताइए. हाँ जी, पियन का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ प्रेज, यानी कि प्रशंसा गीत. ठीक है, सॉन्ग ऑफ प्रेज दैट इज. तो सही आंसर आप लोगों ने दिया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9. जिब मीन्स, जिब, जिब मतलब जीप चला चला के. अ फिश टैंक, अ सर्कस एरिनस जियर, किसी की तरफ किसी का घृणात्मक रूप से मजाक उड़ाना, तो उसे कहते हैं जिब. जीब से ये जी है ना, नो. तो ये देखिए, अ सॉफ्ट फैब्रिक, अ कडल, पहले पूरा पढ़ लीजिए फिर उसके बाद जो है हम इसका वो देखेंगे. तो दैट इज नो. अ सॉफ्ट फैब्रिक, अ कडल, मम, च्यू. नो का मीनिंग होता है चबाना, दैट इज च्यू, दैट इज च्यू. ठीक है जी, दैट इज च्यू. Which work of Milton expressed his dislike for Catholicism and Episcopacy? यानी कि मिल्टन के कौन से वर्क में उन्होंने कैथोलिसिज्म और जो मतलब धर्म पर जो है उन्होंने एक तरीके से वार जो है वो किया है. ऑफ रिफॉर्मेशन और द ट्रू ऑफ ट्रू रिलीजन या एपिस्टलर फैमिलीज या प्रोल्यूजन्स. तो मैं आपको बताऊं, इसका आंसर है ऑफ रिफॉर्मेशन. कई बार क्या होता है ना, किसी वर्क का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं. तो जो ये ऑफ रिफॉर्मेशन है ना, इसका पूरा नाम है टचिंग चर्च डिसिप्लिन. ऑफ रिफॉर्मेशन टचिंग चर्च डिसिप्लिन. और ये इनका ट्रैक्ट है 1641 का. ऑफ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन का मतलब होता है सुधार, और इसमें इन्होंने कहा था ये ही एडवोकेटेड for the reform of church. So the answer is of reformation. अब ये एक idiom आया, the dog's bollocks. इसका मीनिंग क्या होगा? To move between two opposite poles, to meet the needs of the body and the soul, the best person of its kind, to do something impossible. थोड़ा सोचिएगा फिर उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा. बिना सोचे समझे इसका जवाब मत नहीं दीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है मैटर करता है. तो डॉग्स बॉलक का मतलब एक होता है द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड या टॉप नॉच, टॉप नॉच या द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, द बेस्ट पर्सन, यानी कि अपने आप में एक बेस्ट. तो डॉग से मत वो लीजिएगा कि इसका कुछ जो है डेरोगेटरी मीनिंग होगा. टॉप नॉच या द बेस्ट पर्सन ऑफ इट्स काइंड. In which work John Milton defends the individual against the control of government or religious authority? He also attacks the concept of titles and other forms of pomp. पहले आप देख लीजिए कि मिल्टन ने किस वर्क में डिफेंड किया. डिफेंड करने वाले उनके कौन कौन से वर्क्स हैं, देख लीजिए. डिफेंशियो सेकंडा, ऑफ ट्रू रिलीजन, एपिस्टले फेमिलिस या प्रोल्यूशंस. तो भाई जो उन्होंने बेसिकली मिल्टन का जो वर्क है डिफेंशियो सेकंडा या सेकेंड डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल, इसमें उन्होंने अपनी एरियोपेजिटिका का भी मेंशन करा है. इसमें उन्होंने इंडिविजुअल अगेंस्ट द कंट्रोल ऑफ अ गवर्नमेंट, वही क्रॉमवेल की तारीफ करी है. इसमें उन्होंने ये बताया है कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं क्रॉमवेल से भी अगर कोई क्रॉमवेल के बाद सबसे खराब है तो मैं हूं,
जॉन मिल्टन कहते हैं। तो कहते हैं इससे अच्छी तारीफ मेरी कोई हो नहीं सकती, देयर शुड बी नो टाइटल्स। और एरियोपेजिटिका का भी मेंशन उन्होंने अपनी सेकंड डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल में लिया है। तो इसका आंसर है डिफेंशियो सिकंडर। Which of the following plays of Galsworthy deal with professional morality? Old English, The Forest, The First and the Last, both A and B. गॉल्सवर्दी जो कि जाने जाते हैं अपने सोशल नॉवेल्स के लिए, जिनके नॉवेल्स में कोई विलन नहीं होता बल्कि सर्कमस्टांसेस या सोसाइटी ही विलन होती है, और ओल्ड इंग्लिश ऑफ फॉरेस्ट, दोनों ही प्रोफेशनल मोरालिटी से डील करते हैं। So the answer is D, both A and B. That is D. Now the next question is 15, enough. Enough is determiner, pronoun, adverb या all of these? सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं ये बोलती हूं enough are present to form a quorum, तो यहां इनफ जो है वो वर्ब के पहले लग रहा है, तो यहां ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है, प्रोनाउन हो गया। ठीक, ओके जी। डिटर्मिनर को कहते हैं अगर हम, तो यहां पर इनफ वाटर, नाउन के जस्ट पहले लग रहा है तो एडजेक्टिव हो गया, डिटर्मिनर का काम कर रहा है। ही इज रिच इनफ, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो यही चीज क्या हो गई, दैट इज एडवर्ब। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16 है, द फॉलोइंग प्रेपोजिशंस एट, बाय, फ्रॉम, थ्रू, टिल, टू आर सिंपल, कंपाउंड, डबल या फ्रेजल प्रेपोजिशन? तो ये एट, इन, ऑन जो होते हैं ये सिंपल प्रेपोजिशंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है आपका दैट इज ए, सिंपल प्रेपोजिशन। आज अगर आप लोग समझ पा रहे हो, थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे माइक जो है वो हाथ में पकड़कर जो है वो बात करनी पड़ रही है, तो मैं जो है मतलब जरा जो है कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं जो है माइक को अभी लगा रही हूँ ना, तो आवाज़ बहुत मतलब थोड़ा सा धीमी आ रही है। हो सकता है कुछ इसके सेटिंग वगैरह में कुछ करना हो जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं अगर थोड़ा सा भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है, और ऑब्वियसली मुझे खुद भी बहुत परेशानी हो जाती है। तो बड़ी कोशिश तो कर रही हूँ मैं, हो सकता है मेरे इस कोशिश से भी लोगों को परेशानी हो जाए, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती, सॉरी। तो आप मुझे ना देखें, क्वेश्चंस देखें बस। हाउ डू रोमियो एंड जूलियट मेटाफोरिकली डिस्क्राइब देमसेल्व्स इन देयर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन? जब रोमियो एंड जूलियट पहली बार मिलते हैं तो वो अपने एक दूसरे को किस तरीके से जो है वो डिस्क्राइब करते हैं? याद है कुछ? सन एंड मून की तरह नहीं करते, सी और स्काई की तरह भी नहीं करते, लायन एंड लैम्ब की तरह भी नहीं करते, पिलग्रिम और सेंट की तरह करते हैं। So the answer is D, pilgrim and a saint. Question number 18 है, when there is a comparison between two nominative pronouns, nominative case pronouns, we use nominative case pronoun after. देखो भाई, ये इसमें ना बड़ी गलती होती है। अगर आप यहां पर ये लिखते हैं he is taller than me, तो बोलने वाली इंग्लिश में ये सही है, लेकिन यहां ये देखिए ये नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन है, और यहां पर ये जो देन है ना, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। और व्हेन इट वर्क्स एज अ कंजंक्शन तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ही इज टॉलर देन मी नहीं होगा, ही इज टॉलर देन आई होगा। तो लेकिन अगर ऐसे होता ही लव्स यू मोर देन मी, तो ठीक था, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही है। ही लव्स यू मोर देन ही लव्स मी, ये पूरा सेंटेंस ये था। अगर मेरी बात को आप ध्यान से सुन रहे हैं, अगर तुलना सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से होगी तो चाहे एज हो चाहे देन हो, दोनों के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन आएगा, यानी कि आई आएगा, वी आएगा, ही आएगा, लेकिन मी, हिम ये नहीं आएंगे। तो यहां आएगा आंसर आपका ए, देन।
Now question number 19. When there is a comparison between two objects, we use dash case pronouns after them. जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहां पर मैंने लिखा he loves you more than me. तो तुलना किसकी हो रही है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की. ऑब्जेक्ट की तुलना अगर ऑब्जेक्ट से करोगे और सेंटेंस को खोल के ऐसे लिखा जाएगा, ही लव्स यू मोर देन ही लव्स मी. तो पूरे पूरे दो सेंटेंसेस हैं, इसीलिए यहां देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगा है. तो याद रखिएगा जो चीज मैं कह रही हूं कि भाई अगर तुलना दो सब्जेक्ट्स के बीच में हो तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन लगेगा, लेकिन अगर तुलना दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगेगा. Where do these lines occur? The crow doth sing as sweetly as the lark when neither is attended. कि कौवा भी उतना ही स्वीटली गाता है जितनी कि स्काईलार्क जब दोनों में से किसी पे ध्यान नहीं दिया जाता. हैमलेट, किंग लियर, ओथलो या द मर्चेंट ऑफ वेनिस. और ये तो एक इतनी कॉमन सी लाइन है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता भी होगी. चलिए, पता तो है ही आप लोगों को, इसका आंसर लगाते हैं. एंड द आंसर इज डी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस. द मर्चेंट ऑफ वेनिस. सिनोनिम ऑफ रूट देख लीजिए जी, मैं हट जा रही हूं सामने से. ऑप्शन देखिए पहले. द सिनोनिम ऑफ राउट इज डेथ, डिफीट, लॉस या क्रैश. राउट का मीनिंग होता है किसी को बुरी तरीके से पछाड़ना, हराना. दैट इज राउट. नेक्स्ट सिनोनिम बताना है आपको. फॉरगो, रिनाउंस, डिसओन, लीव या अक्यूमुलेट. फॉरगो, गो ही वर्ड है इसके अंदर. आप तो गो से संबंधित एक और क्वेश्चन भी बताना है मुझे आपको, तो इसका ऑप्शन है सी, लीव. सिनोनिम ऑफ ये रीप्रोप्टेड, वैसे मुझे इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा एक मिनट का मुझे दीजिएगा. इसको जो है ना हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, और वैसे इसमें रीप्रोप्टेड का अक्विट दिया हुआ है, बट मैं इसको चेंज करके ये जो है अब रीप्रोबेटेड करके और टू क्रिटिसाइज कर रही हूँ इसको. और अभी इस पे अपना आप लोग प्लीज इस पे अपना ज्ञान ना दिखाएं, क्योंकि मुझे भी इसको चीज को चेक करना पड़ेगा. रीप की ये स्पेलिंग में गड़बड़ है या क्या है. टू क्रिटिसाइज, टू शो डिसअप्रूवल. तो रीप्रोबेटेड, रीप्रोबेटेड. Allusion in a work of literature is a brief, explicit or indirect reference to person. Allusion का मतलब होता है किसी चीज का उदाहरण देना. तो वो उदाहरण लिटरेचर में किस चीज का हो सकता है? किसी व्यक्ति का, किसी जगह का, या किसी अन्य लिटरेरी वर्क का, यानी कि सारे ही हो सकते हैं. तो ये हुआ हमारा इसका आंसर डी. और आज का 25th क्वेश्चन है, वो कल वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे बताना. क्वेश्चन क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं. देखिए, कल एक क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन 25th के रूप में ही यहां लिख देती हूं.
ये कल एक क्वेश्चन था, विच सेंटेंस यूजेस एन एडवर्ब टू मॉडिफाई अनदर एडवर्ब। ये क्वेश्चन आ गया, विच सेंटेंस यूजेस एन एडवर्ब मॉडिफाई अनदर एडवर्ब। ऑप्शन ये थे, ये थे। कल का क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन नंबर 22 था। मैंने कल ये क्वेश्चन कराया, तो आज एक क्वेरी मेरे पास आई कि ये इसमें, मैंने कल भी ये चीज बताया था कि इसमें दो ये सेंटेंसेस हैं जो एडवर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे है, आप इसमें जो है देखिएगा कैसे। सबसे पहले कभी भी ये जानना हो कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो दो वर्ड्स लगाने होते हैं। पहला व्हाट, दूसरा हुम। ये लगाने के बाद भी कई बार जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होते, वर्ब जो होता है वो इंट्रांजिटिव होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन ये जो ऊपर वाला है लेते हैं, ही स्पोक हाउ, तो क्लियरली का जवाब दे रहा है और क्लियरली को मॉडिफाई कर रहा है क्वाइट, ठीक है। अब शी वॉक्ड के बाद पहले व्हाट लगाओ, शी वॉक्ड क्या, तो क्या का जवाब नहीं आया ना, शी वॉक्ड हुम। दो ही क्वेश्चन लगाते हैं, व्हाट या हुम। क्या दोनों में से किसी का भी जवाब आ रहा है? पूछा वो घर की ओर गई धीरे धीरे, शी वॉक्ड वेयर, यहां पे टू छिपा हुआ है, शी वॉक, क्योंकि होम के पहले अमूमन कोई प्रेपोजिशन लगाते नहीं है। अगर मान लीजिए होम नाउन का काम कब करेगा, होम ऑब्जेक्ट तब भी नहीं बनता। अगर मैंने बोला कि स्टे अवे फ्रॉम होम, तो वहां पर फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है और होम नाउन का काम कर रहा है, लेकिन यहां तो ये नाउन भी नहीं है। शी वॉक्ड वेयर, शी वॉक्ड टूवर्ड्स होम, शी वॉक्ड होम, वो घर गई, वो कहाँ गई, घर गई, कैसे, धीरे धीरे। ये कहाँ का जवाब दे रहा है, शी वॉक्ड होम, या शी, अगर आप इस पे मान लो शी वेंट, वो चल कर गई कहाँ, वॉक्ड अगर आप बोल रहे हो शी वॉक्ड होम, या शी वेंट लगा लो, शी वेंट होम, तो उसका जवाब क्या आ रहा है, शी वॉक्ड कहाँ। अब आप मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट है? अगर आपको ये ऑब्जेक्ट लगता है तो भैया ऐसा है, अपने कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़ लो, क्योंकि मेरे पास ये जो क्वेरी आई थी तो उसमें ये नहीं पूछा था कि मैडम क्या ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। मेरे पास आया 22वें क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब नहीं है। तो मैं, जिन्होंने भी ये पूछा था, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी, देखिए आपने जिससे भी पढ़ा हो, एक नेचर होती है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ बताने की कोई, और ये होती है, देखिए मैं कोई वुमेन कार्ड नहीं खेल रही हूं, मगर सबसे ज्यादा ये महिलाओं में ही होती है कि एक महिला दूसरी महिला को कमअकल समझती है। तो उन्हें ये लगता है कि देखिए मैं, हो सकता है मैं कमअकल हूं आपकी नजर में, ये कमअकली करके ही जो है मैंने यूपी टीजीटी में 9th रैंक और यूपी पीजीटी में 14th रैंक ली थी। ये कमअकली करके ही मैंने जो है पीएचडी करी। तो मैं तो ये मानती हूँ, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, कि जब तक मैं बेवकूफ़ी करूंगी नहीं तब तक मैं सीखूंगी कैसे। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूंगी कि एग्जाम में अगर आप ये बेवकूफ़ी करते हैं, या एग्जाम में अगर आपको ये लगता है, देखिए ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए व्हाट या हुम लगाइए, अगर व्हाट या हुम का जवाब नहीं आ रहा तो वो ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगा, मुझे आप बता दीजिए। अगर मैं इसमें ये कहूँ शी वॉक्ड टूवर्ड्स होम, तो अगर मैं टूवर्ड्स लगा देती तो क्या होम ऑब्जेक्ट हो जाता? तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता, लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। शी वॉक टूवर्ड, अब अगर आप बोलते हो शी वॉक्ड होम स्लोली, वो कहाँ गई, घर, कैसे गई, धीरे, तो कहाँ और कैसे का जो जवाब दे रहा है वो एडवर्ब ही होगा। वो नाउन कैसे हो जाएगा मुझे नहीं पता, आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है मुझे नहीं पता। जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो यही है, आपको बताना मेरा इसलिए काम था क्योंकि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जैसे एक क्वेश्चन ये आया था
कि ही इज लाइक माई फादर, तो लोगों ने उस लाइक को भगवान जाने क्या क्या बना दिया था। आई वॉज द ओनली वन जिसने बताया था ही इज लाइक माई फादर में वो ही इज लाइक क्या है, दैट्स अ प्रेपोजिशन। हाउ इट इज वर्किंग एज अ प्रेपोजिशन, क्योंकि अगर खाली एडवर्ब आता तो इस पे सेंटेंस खत्म हो जाता, लेकिन जब उसने अपने बाद नाउन ले लिया है तो लाइक इज अ प्रेपोजिशन, जो मैंने बताया था जब यूपी टीजीटी में इस तरीके का क्वेश्चन आया था। तो अगर ये पार्ट ऑफ स्पीच में भी आता है और आप इसे नाउन या ऑब्जेक्ट नाउन लगा देते हैं तो आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रही कि आप मेरी बात से सहमत हो ही हो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने तो कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश करी, मगर मैं मानती हूं कि भाई मैं मूर्ख हूं, ठीक है, मैं ज्यादा होशियार बनती भी नहीं, लेकिन जो चीज मैंने पढ़ रखी है वही चीज मैं स्टूडेंट्स को समझा रही हूं कि अगर ही वेंट होता या वॉक वॉक, या अगर आप गो वॉक वेंट गो लगाते हैं तो उसके बाद गो होम बोलते हैं, तो गो कहां, होम, तो वो होम नाउन या ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एडवर्ब है। ही वॉक्ड, शी वॉक टूवर्ड्स होम, टूवर्ड्स मान लीजिए छुपा हुआ, शी वॉक्ड होम। आप खुद बताइए क्या इसमें वो जवाब आ रहा है? अगर वो जवाब इसमें कहां या सॉरी कौन या हुम का नहीं आ रहा तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए। वैसे मैं हर क्वेश्चन अगर मेरे उस पे तो बहुत सारे वो आते हैं और हर उसका तो मैं जवाब भी नहीं देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करती। मगर मैंने सोचा बहुत से लोग होंगे जिनके दिमाग में क्वेश्चन होगा और जिन्हें ये लग रहा होगा कि एक इमेज बना लेते हैं कि भाई हम जिनसे पढ़े हैं उन्होंने तो हमें ये चीज़ बताई है, ये मैडम की बात हम क्यों माने, लिटरेचर तो इनका अच्छा है, पता नहीं ग्रामर अच्छी है नहीं है। तो वो आपके अपने ऊपर है, देखिए मेरा को कोई नुकसान नहीं होना। अगर आपके इसमें आप होम को नाउन लगा देते हो तो मुझ पे क्या फर्क पड़ रहा है, या आप इसे ऑब्जेक्ट मान लेते हो तो मुझ पे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जिसे नहीं मानना वो ना माने, लेकिन जिसको मानना है वो इस चीज को समझे कि ये एक एडवर्ब है, ठीक है, और इसमें दो एडवर्ब्स है। ओके जी, बाय बाय, मैं अपनी बात खत्म कर चुकी, मिलती हूं कल, बाय बाय।